Hello students, let us continue the previous lecture. In previous lecture we have learned about the design of the connecting rod. In this lecture we will learn about the design of the crankshaft and some other devices. So what is crankshaft? Crankshaft is a device which is used to convert the reciprocating motion of the piston into the rotary motion. So as you can see here, the shape of the crankshaft is of non-uniform shape. The main parts of the crankshaft are main journal, valve and the crankpin journals. Crankpin journals से आप कनेक्ट करते हो जो आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है। वेब का काम होता है जर्नल को क्रैंकपिन जर्नल से कनेक्ट करना। आप देख सकते हो कि मल्टी सिलेंडर इंजन में किस टाइप से इसे हम यूज करते हैं। एक एंड पे इस पे फ्लाई व्हील होता है, जो आपकी क्रैंकशाफ्ट होती है इसके एक एंड पे फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है। क्रैंकशाफ्ट के को आप क्रैंक की पोजीशन के अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। वन इज द साइड क्रैंकशाफ्ट, सेकंड इज द सेंटर क्रैंकशाफ्ट। वन बाय वन दोनों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द सेंटर क्रैंकशाफ्ट। सेंटर क्रैंकशाफ्ट में जो क्रैंक की पोजीशन है, दो पोजीशन के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। फर्स्ट जब इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगता है, सेकंड जब इसमें मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है। आगे हम देखेंगे कि जो मेनली फोर्सेस होते हैं क्रैंकशाफ्ट पे वो बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट इज द साइड और ओवरहैंग क्रैंकशाफ्ट। दैट इज द डिजाइन is similar to the center crankshaft, only difference is the position of the crank. Here the advantage is that you required only two bearings. इसमें हम दो bearings होते हैं। इसका डिजाइन भी उसी टाइप से करते हैं कि जब क्रैंक की पोजीशन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और जब क्रैंक की पोजीशन मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट इज द मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर। अब देखिए उस पर डिपेंड करेगा कि क्रैंकशाफ्ट पे लोड किस टाइप का लगता है। तो क्रैंकशाफ्ट पे मेनली लोड लगता है वो शॉक लोड लगता है एंड फटीग लोड लगता है। शॉक लोड क्यों? इम्पैक्ट लोड आता है, एंड फटीग लोड क्योंकि साइक्लिक लोड होता है इसमें। तो जो मटेरियल आप यूज करोगे उसकी टफनेस अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे कि शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो। सेकेंड, फटीग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो मेनली जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम फोर्जिंग से करते हैं। फोर्जिंग से बेनिफिट होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। सेकंड, कास्टिंग से भी करते हैं। अब करने के बाद जो क्रैंकपिन वाला पोर्शन होता है उसको हम केस हार्डन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। दैट मीन्स उसके सरफेस को हार्ड करते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेसेज एंड द बेरिंग प्रेसेस। स्ट्रेसेज क्रैंकशाफ्ट में मेनली बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस लगते हैं। टॉर्जनल क्यों लगता है कि रोटरी ऑब्जेक्ट है और ट्विस्टिंग मोमेंट होगा इसके अंदर। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्यों लगते हैं? बिकॉज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज सफिशेंट, दैट इज फॉर द बेंडिंग टाइप ऑफ मोशन। बेंडिंग के लिए इसमें लेंथ अच्छी होती है और साथ साथ इसका वेट होता है, तो सेल्फ वेट के कारण ये बेंड होने के चांसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट जो बेरिंग प्रेशर होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि गैस प्रेशर, जनरल वेलोसिटी एंड दी मेथड ऑफ लुब्रिकेशन क्या है। नाउ द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी भी मशीन एलिमेंट का डिजाइन करना है तो मेनली आपको उसके फोर्सेस को कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरियस लोड्स ऑन द क्रैंकशाफ्ट। अब इसमें कई लोड होते हैं, जैसे कि एक लोड वहाँ से आएगा जिस पॉइंट पे कनेक्टिंग रॉड्स के साथ ये कनेक्ट होगा, जो कनेक्ट होगी वहाँ से एक लोड क्रिएट होगा। सेकंड जो बेरिंग्स होते हैं वहाँ पे लोड आता है इसका वेट का। नेक्स्ट जो भी इसके साथ डिवाइस होगा, जो आउटपुट हो गया, जिसके साथ बेल्ट है, ड्राइव है, किसी के साथ उसके कारण इसमें फोर्सेज आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कैलकुलेट करोगे एक्सटर्नल फोर्सेज क्या क्या है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द डिस्टेंसेज बिटवीन द स्पोर्ट्स एंड देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लोड्स। अब लोड जो स्पोर्ट मेनली आप जो बेरिंग्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हो। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेज, दैट इज डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, बेरिंग। तो अलाउएबल
बेयरिंग प्रेशर की हेल्प से आप जो डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट वो डिपेंड करेगा, दोनों का रिलेशन निकालते हो। एंड नेक्स्ट इज द थिकनेस ऑफ द चिक्स होता है वेब्स। सो वेब की थिकनेस डिजाइन में स्टैंडर्ड होती है, या दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो शाफ्ट का डायमीटर गिवन है या फिर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गिवन है। अगर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट गिवन है तो आपको वैल्यू लेनी होगी वेब की 0.4 to 0.6 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। And if the diameter of the cylinder is given, then you have to take the value of the thickness of the webs as the 0.2 to 2.32 times of the diameter of the cylinder. Then you can calculate the distances, and at last with the help of allowable bending and shear stresses you can calculate the dimensions. So this is the procedure of crankshaft. So next device is C clamp. सी क्लैंप एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है। सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो सी के जैसी होती है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो फ्रेम होता है। इसमें आप जैसे इसमें देख सकते हो, फ्रेम होता है, हैंडल होता है, कॉलर होता है, स्क्रू एंड नट होता है, एंड जॉ होते हैं, फिक्स एंड मूवेबल जॉ। अब नट एंड स्क्रू का हम पहले भी डिज़ाइन देख चुके हैं, तो इसमें हम डिज़ाइन मेनली पढ़ेंगे फ्रेम का डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब जो फ्रेम का डिज़ाइन है वो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो क्रॉस सेक्शन आप रेक्टेंगुलर मानते हैं इसमें। सो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू डिजाइन द सी क्लैंप। सो वी आर डिजाइनिंग द सी क्लैंप विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो डिजाइन अ सी क्लैंप फ्रेम फॉर अ total clamping force of 20 kilonewton. The question is that the design C clamp frame with total C clamping force is 20 kilonewton. The cross section of the frame is rectangular and the width to thickness ratio is 2. Distance between the load line and the neutral axis of the rectangular cross section is 120 mm and the gap between two faces is 180 mm. The frame is made of cast steel for which the maximum permissible tensile stress is 100 Newton per mm square. अब जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता रखा है कि जो सी क्लैंप है वो 20 किलो न्यूटन के लिए आपको डिजाइन करना है। जो फ्रेम का क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है और इसमें जो विड्थ टू थिकनेस रेशो है वो 2, दैट मीन जो विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ थिकनेस है। नेक्स्ट जो आपको डिस्टेंसेस दे रखी हैं कुछ 120 दे रखी है आपको, कहाँ से कहाँ तक, जो लोड लाइन टू न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन 120 है। नेक्स्ट जो गैप है टू फेसिस के बीच में 180 mm दे रखा है और जो टेंसाइल स्ट्रेस है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वो आपकी कितनी हो सकती है यहाँ पे वो आपको बता रखा है 100 न्यूटन पर mm। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले जो लोड है उसके कारण हमें जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पर फोर्सेस निकालने हैं। तो इसके अफेक्ट होंगे, एक तो डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस होगा, सेकंड इसके कारण इसमें बेंडिंग आएगी। डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। और बेंडिंग मोमेंट की क्या आएगी इसमें 20 इंटू 120, दैट मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये दोनों ही सेम नेचर के होते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हो आप, एंड आफ्टर एडिंग दी वैल्यू शुड बिकम्स इक्वल टू दी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि इसने क्वेश्चन में बता रखा है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो फर्स्ट गिवन डेटा निकालिए आप, आपको लोड दे रखा है, बी की रिलेशन दे रखा है दैट इज ट्वाइस ऑफ द थिकनेस, डिस्टेंसेस दे रखी है 120, परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है 100 न्यूटन। सो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे आप देखते हो बिकॉज ऑफ द डब्ल्यू टू स्ट्रेस विल डेवलप। वन इज दिस डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, लोड अपॉन एरिया दैट इज फोर्स पॉइंट एरिया। सेकेंड इज द बेंडिंग स्ट्रेस। सो बेंडिंग के लिए हम कैसे निकालते हैं, प्योर बेंडिंग इक्वेशन होती है हमारे पास, उसमें दैट इज इक्वेशन इज m/i सिग्मा y बाई इक्वल टू E/r। तो वहाँ से सिग्मा जब निकालोगे तो वहाँ से आप my/i होता है और जो z होता है वो दैट इज द रेशियो ऑफ i/y। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ t। सो द रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, दोनों का एडिशन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द 100 बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कैन नॉट एक्सीड द 100। तो यहाँ दोनों को कंपेयर करोगे तो आप t की वैल्यू निकाल लोगे एंड विद द हेल्प ऑफ द t यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। तो आपको क्रॉस सेक्शन ही निकालना था मेनली फ्रेम में,
So you can calculate the cross section. Next is and last that is topic is the crane hook. क्रेन आपको पता है एक मशीन होती है जो लोड को लिफ्ट करने के काम आती है, तो उसमें एक डिवाइस होता है एक्सट्रीम कॉर्नर पे, वो होता है हुक। हुक की शेप कर्व्ड बीम जैसी होती है, तो इसमें जो स्ट्रेसेस हम निकालते हैं दैट इज़ द सेम प्रोसीजर वी हैव फॉलोड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप कर्व्ड बीम में निकालते हो, न्यूट्रल फाइबर एक्सिस, इनर फाइबर, आउटर फाइबर, सेम प्रोसीजर इज फॉलोड हेयर। सो क्रेन हुक are used to elevate the heavy loads, machineries, man, material in industry. So डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ लिफ्ट करनी है, वो मशीनरी है, मैन है, हैवी लोड है, कुछ भी हो सकता है। सो द क्रॉस सेक्शन इज मे बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का लोड आपको लिफ्ट करना है। हम कोशिश करते हैं कि क्रेन हुक किस टाइप से डिज़ाइन हो कि उसमें मैक्सिमम लोड लिफ्ट हो जाए और उसमें कोई भी फेलियर के चांसेस नहीं हो। अब क्रेन हुक की सेफ्टी के लिए क्या है, क्रेन हुक की सेफ्टी के लिए हम प्रॉपर लिफ्टिंग कैन मूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स एफिशिएंटली एंड डिक्रीज मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशंस। अगर आप इसे ठीक से ऑपरेट करते हो, ठीक से डिज़ाइन करते हो, तो इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ लोड्स को लिफ्ट कर सकते हो विद वेरी स्मॉल एफर्ट्स। अगर इम्प्रॉपर डिज़ाइन है तो एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, इंजरी के चांसेस होते हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ टाइम एंड इवन मोस्ट अडाइजेस की दैट में हैपन। वो डिपेंड करेगा कि कितना वर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी। फेलियर क्यों होता है क्रेन हुक में, जैसे ही आप इसे कंटिन्यूअस वर्किंग में करते हो तो जो टेंसाइल लोड के कारण इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो जो हुक है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है, वियर टियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा तो जो ओरिजिनल आपने शेप बनाई थी वो चेंज हो जाएगी, जिससे कि इसमें प्रॉपर्टीज चेंज होंगी इसकी। दैट मीन्स द कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ द क्रेन हुक मे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेसेस एंड रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ क्रेन हुक। सो you have to take care of these things so that the accident should not be occur. So the crane hook must be designed in such a way that you have to consider it as a curved beam. तो कर्व्ड बीम में जैसे हम फोर्सेस निकालते हैं, the same way you have to calculate the forces, and on the basis of these forces you need to calculate the dimensions of the crane hook. Thank you.